नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम शुरू करने से पहले जो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था भौतिक राशि में मात्रक, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और जो कन्फ्यूजन होते थे वो आप लोगों को दूर हो गए होंगे। तो मित्र, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे। जो देख रहे हैं आप, ध्वनि है, साउंड है। तो दोस्त चलिए शुरू करते हैं। साउंड जो है हम लोग जैसे कि यहाँ हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि साउंड से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोग, और गलतियाँ होती हैं, इस तरीके से हमने इन्हें अरेंज किया है ताकि जो कन्फ्यूजन होता है वो ना कन्फ्यूजन हो। मित्र, यहाँ ये भी हमने कंपेरिजन करने का प्रयास किया है जो प्रकाश के टॉपिक से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ ध्वनि का टॉपिक है लेकिन प्रकाश के टॉपिक से जो संबंधित है, इनको दोनों को हमने एक साथ रखने का प्रयास किया है एक साथ, ताकि एक साथ कंपैरिजन करके दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्त। इसलिए हम दोनों को प्रकाश में चाल आप देख रहे हैं, ध्वनि की चाल क्या होती है और प्रकाश की चाल क्या होती है। तो हम दोस्त पहले देखते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल में देखते हैं कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होती है, तो 0 मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में कितना चाल होती है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होती है, तो कुछ नहीं होती है, शून्य होती है, 0 मीटर पर सेकंड होती है। अगर यहीं हम बात करते हैं प्रकाश की चाल कितना होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दोस्त, दोनों को कंपैरिजन करके आप देखना और इसी तरीके से नोट्स ज़रूर बनाना, एक अपना छोटा नोट्स जो है वो ज़रूर बनाना। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट पे देख रहे हैं वाई में ध्वनि की चाल कितना होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। वाई में पूछता है, कहीं कहीं दोस्त अगर 330 भी होता है, 330 मीटर पर सेकंड होता है, तो भी अगर ऑप्शन में 32 नहीं है, 330 मीटर सही होगा, क्योंकि बीपीएससी में भी पूछा था 330 मीटर पर सेकंड, वहाँ ऑप्शन में नहीं था। ठीक है दोस्त। और यहाँ प्रकाश में देखते हैं, प्रकाश में जो होता है, प्रकाश में जो है वाई की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर होती है। निर्वात और प्रकाश में प्रकाश की चाल जो होती है सेम होती है दोस्त। ये हो गया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जल देखते हैं। जल में ध्वनि की चाल कितना होती है, तो 1493 मीटर पर सेकंड होती है, 1493। इस तरीके से आप याद रख लेना। और प्रकाश में देख रहे हैं हम लोग, प्रकाश में देख रहे हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है दोस्त। इतना हम लोग दोनों को कंपैरिजन करके देख लिए हैं। ठीक है दोस्त, आते हैं इसके नीचे पॉइंट को देखते हैं हम लोग। इतने पॉइंट को देखते हैं। अब देखते हैं, इतने पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है मित्र। तो लोहे में ध्वनि की चाल कितना होती है, तो आप लोगों को जैसे देख रहे हैं 5130 मीटर पर सेकंड होता है। अगर यही हम प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश जो होता है, हीरे में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है मित्र, ये हो गया, इतना पॉइंट हो गया। इसके बाद ये पॉइंट आता है, यहाँ वाला पॉइंट जो होता है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। ये पॉइंट जो है यहाँ से बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो देख रहे हैं ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है, इसके बाद लिक्विड में होती है, इसके बाद गैस में होती है। अगर सॉलिड में वही पूछता है कि ऑप्शन दे देता है कि इसमें ज़्यादा होता है, तो आप स्टील लगाएंगे। अगर स्टील नहीं होता है तो एल्युमिनियम लगाएंगे। सॉलिड में एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है, इसके बाद निकिल में होती है, इसके बाद स्टील में होती है। और लिक्विड की बात करते हैं, आप तो पानी में होता है। और हवा में, जैसे गैस की बात करते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में होता है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में होती है, फिर इसके बाद हवा में होती है दोस्त। ये हो गया, ये पॉइंट देख लिए। इसके बाद प्रकाश की चाल पे आते हैं। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, किस में होती है, तो निर्वात में होती है। और जो सबसे कम जो होती है ठोसों में होता है। ठीक है मित्र, ये हो गया। अब आते हैं ध्वनि की आवृत्ति का प्रसार। अब प्रसार से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि ध्वनि की आवृत्ति का प्रसार कैसे होता है, आवृत्ति का प्रसार।
तो देख रहे हैं पहले तो ए पॉइंट बनेगा, कितने से कितने हर्ट्ज के बीच को कहा जाता है कि अपसर्प तरंगे ए जो है इतना और जो है 20,000 से ज़्यादा। अब देख रहे हैं उसको कहा जाता है जो 20,000 से जो होता है, यहाँ देखते हैं, जो 20,000 से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अवसर्प तरंगे कहा जाता है। जो 20 हर्ट्ज से कम अवसर्प तरंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है, अवसर्प तरंगे कहा जाता है। अवसर्प तरंगे किसने कहा जाता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 तक जो होता है उन्हें कौन सी तरंगे कहा जाता है, उन्हें सर्प तरंगे कहा जाता है। और 20,000 से ज़्यादा जो तरंगे होती हैं, आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रसरप तरंगे कहा जाता है। हम जो है कौन सी तरंगे को सुन पाते हैं, तो हम जो है सर्प तरंगे की सुन पाते हैं, प्रसरप तरंगे भी नहीं सुन पाते हैं, अवसर्प तरंगे भी नहीं सुनते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाता है। अब अवसर्प तरंगे की बात करते हैं। अवसर्प तरंगे किससे उत्पन्न होती है, किससे पैदा होती है, कैसे इन्हें उत्पन्न किया जाता है। तो देख रहे हैं ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, अलकापिंड हो गया, भूकंप हो गया, एवं सुनामी इत्यादि से अवसर्प तरंगे पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि इसमें तो सर्प तरंगे को हम सुन सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ आते हैं परासर्प तरंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कौन सुनता है। परस तरंगे बंदर सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है। और उत्पन्न कौन करता है, परासर्प तरंगे उत्पन्न कौन करता है, तो उत्पन्न कौन करता है, चमगादड़ हुआ, चूहा हुआ, डॉल्फिन हुआ, ये जो है परासर्प तरंगे उत्पन्न करती हैं। ठीक है मित्र, ये हो गया ये पॉइंट। अब आते हैं प्रयोग में आते हैं। यहाँ इसमें अवसर्प में देख लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले भूकंप को कौन सुन पाता है, सुनता कौन है, किसको पता चलता है सबसे पहले, तो हाथी हो गया। और व्हेल मछली जो होती है, सुनामी को सबसे पहले कौन किसको पता चलता है, तो व्हेल को पता चलता है दोस्त, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ आते हैं परासर्प तरंगे से जो इम्पॉर्टेंट बनता है उन्हें हम लोग कवर करते हैं। परासर्प तरंगे से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन्हें हम कवर करते हैं। देखिए, परासरंभ का प्रयोग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पॉइंट बनते हैं। प्रयोग से पहला नंबर क्या, संकेत भेजने के काम में प्रयोग किया जाता है। किस तरंगे का प्रयोग किया जाता है, परासर्प तरंगे। समुद्र में की गहराई को पता लगाने में किया जाता है। चिमनियों से कालिख हटाने में किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। कीमती कपड़ों, वायुयान के पुर्जे, घड़ी के पुर्जे को साफ करने में परासर्प तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद एक पॉइंट और आता है सोनार में भी जो होता है कि परासर्प तरंगे उत्पन्न होती हैं और जो पानी में जो डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया दोस्त। सोनार के बाद एक पॉइंट और बनता है रेडार हम लोग देखते हैं। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आज देखिए, सोनार क्या था, पानी में मतलब इस सतह पर जो है पानी में जो है डूबी वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। वहीं रेडार का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आसमान में उड़ने वाली वस्तुओं का पता लगाया जाता है। रेडार जो होता है रेडियो तरंग या लघु तरंग या सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब आते हैं मित्र, हम लोग इन्हें कंपैरिजन करके एक कंपैरिजन करते हैं हम लोग। विभिन्न कारकों का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हें हम लोग अच्छे से समझेंगे मित्र। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही मदद मिलेगा। जैसे कि अब हम कहेंगे ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग देख रहे हैं ध्वनि की चाल जो है ताप पर बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो होती है बढ़ती है और ताप घटाने पर ध्वनि की चाल घटती है दोस्त, ये हो गया। और जो है ध्वनि की दाब का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हो गया। इसके बाद आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान देखते हैं हम लोग। जिस गैस का आणविक द्रव्यमान कम होता है उसकी ध्वनि सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए, आणविक द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किसका है, O2 का है, ऑक्सीजन का है। तो इसका जो होता है कम होता है, हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, तो इसका जो है
ध्वनि सबसे ज़्यादा होगी दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आर्द्रता पे आते हैं। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल जो है बढ़ेगी, ध्वनि की स्पीड जो है बढ़ेगी। आर्द्रता घटेगी तो ध्वनि की स्पीड जो है घटेगी दोस्त, ये हो गया। अब हम लोग घनत्व पे आते हैं। घनत्व पे देखते हैं, किसी गैस का घनत्व अगर बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की चाल जो है घट जाती है। अगर किसी गैस का घनत्व कम कर दिया जाता है तो उनकी बढ़ जाती है। जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इतना पॉइंट देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व O2 का है और सबसे कम घनत्व ये हो गया। इसको और इसको दोनों को आप कंपैरिजन करके मित्र देख लेना, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं ध्वनि की विशेषताएं क्या है। ध्वनि की विशेषताएं पे आते हैं हम लोग कि ध्वनि की तारत देख रहे हैं। तारत, एक तारत हो गया, प्रबलता हो गया, गुणवत्ता हो गया। तारत क्या कहते हैं? आवाज़ का पतलापन। महिलाओं की आवाज़ जो है पुरुषों की आवाज़ से ज़्यादा सुनाई देता है, क्यों? तारत के कारण होता है। अगर तारत बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, तारत घटेगा तो आवृत्ति घटेगी, ये हो गया। और यूनिटी पूछता है कि तारत या आवृत्ति का यूनिट क्या होती है? हर्ट होता है। तारत जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब डेसिमल में आते हैं। डेसिमल आप लोग जानते हैं कि डेसिमल क्या होता है? डेसिमल आयाम पर निर्भर करता है, ये हो गया। गुणवत्ता देख रहे हैं और ये पॉइंट बनता है कि यहाँ दो शब्दों के बीच का गैप कितना होता है, तो 0.1 सेकेंड बोले या 1/10 सेकेंड बोले, ये होता है, ये हो गया। अब आते हैं मित्र प्रतिध्वनि आते हैं। प्रतिध्वनि में जो होता है, जब प्रतिध्वनि उसे कहा जाता है जब ध्वनि तरंग किसी टावर से टकराकर, किसी दीवार से टकराकर, टावर से टकरा करके हमें सुनाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। जैसे दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? तो 17.2 मीटर होनी चाहिए। ये मित्र एक क्वेश्चन आया है, एग्जाम में पूछा गया है। अब डॉपलर का प्रभाव पे आते हैं हम लोग। डॉपलर का प्रभाव को जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ से कर देते हैं इसको, हाँ। तो जब जैसे कि ध्वनि का आवृत्ति का घटते या बढ़ते हुए प्रतीक होना, जैसे दो ट्रेन आती है, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप हैं, ट्रेन आती है फिर जाती है, तो वही समझ लेना है। जब स्रोत के निरीक्षक के बीच की सापेक्षिक दूरी घटती है तो आभासी आवृत्ति बढ़ती है, और यहाँ घटती है तो बढ़ती है, ये हो गया। वृत्तीय गति में डॉपलर प्रभाव शून्य होता है। वृत्तीय अभाव में डॉपलर प्रभाव शून्य होता है। ब्रह्मांड का विस्तार प्रभाव क्या होता है? ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है, पुलिसकर्मी का हो जाता है, ये हो गया दोस्त। इसके बाद हम लोग अलकापिंड की गति नापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये हो गया। अब आते हैं दोस्त, एक पॉइंट और हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इतना स्रोत और ध्वनि की स्रोत हो गया डेसिमल, और जो है तीव्रता डेसिमल हो गया। अब साधारण बातचीत करने में कितना डेसिमल होता है? अब साधारण बातचीत जैसे हम लोग कहेंगे कि जैसे कि मम्मी पापा से आप लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं तो धीमी आवाज़ में बात करते हैं ना, तो इस तरीके समझ लेना। और जो दोस्त से बात करते हैं, जोर जोर से करते हैं, वो 50 से 60 डेसिमल होता है। आप साधारण बातचीत सोच लेना, मम्मी पापा से बात करते हैं, कितना करते हैं, कितना डेसिमल में? 30 से 40। इसके बाद दोस्त से कितने से बात करते हैं? 50 से 60। इस तरीके से मित्र इसको आप लोग देख लेना, ठीक है मित्र। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। आप पूरी सीरीज़ को देखना एक बार और छोटे छोटे नोट्स बनाना। एक दिन आपको ऐसे लगने लगेगा कि आपका जो साइंस से जो कन्फ्यूजन होता था, जो इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन होते थे, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते थे, वो जो है दूर हो जाएंगे मित्र, ठीक है। तो मित्र एक छोटा सा नोट्स ज़रूर आप लोग बनाना है इसका पूरा, तभी पूरा आपको लाभ मिल पाएगा। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। धन्यवाद।